हेलो एवरीवन। सो ये हमारे ज्योग्राफी के 500 एमसीक्यू सीरीज़ का 4th लेक्चर है। इसमें हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करेंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के चैप्टर को एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करेंगे। एंड इससे पहले 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार उनको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें जो है इंटरलिंक्ड हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट जो हैं दोबारा रिपीट हुई हैं। तो मैं उनको यहाँ पर दोबारा से नहीं क्लियर करूँगा, क्योंकि एक बार ही हो गया, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो इसलिए वो आप पीछे के कवर करते रहिए, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मतलब आगे हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि विद रेफरेंस टू द मैग्मा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द विस्कोसिटी ऑफ द मैग्मा दैट इरप्ट्स फ्रॉम द वॉल्केनो अफेक्ट द शेप ऑफ द वॉल्केनो। ये कह रहा है कि जो विस्कोसिटी होती है मैग्मा की, वो अफेक्ट करती है वॉल्केनो के शेप को। तो विस्कोसिटी सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। विस्कोसिटी का लिटरल मीनिंग अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस इन फ्लो। फ्लो में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अगर विस्कोसिटी हाई है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो मतलब फ्लूइड लेस, जो मैग्मा होगा वो लेस फ्लूइड होगा हाई विस्कोसिटी होने पे। सिमिलरली अगर विस्कोसिटी लो है तो मैग्मा जो होगा मोर फ्लूइड होगा। फ्लूइड होगा मतलब फ्लो कर पाएगा, बह पाएगा दूर तक के। तो लेस विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड होगा मैग्मा। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर जो वॉल्केनो से मैग्मा इरप्ट होता है, अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लो नहीं कर पाएगा, तो मतलब एक ही जगह पे उसका शेप ऐसे अपनी जगह पे रह जाएगा वो। बट अगर उसका फ्लो ज़्यादा होगा, फ्लूइड ज़्यादा होगा, लेस विस्कोसिटी होगी, तो प्रोविंसेस क्रिएट करता है। जैसे ये यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो ये यहाँ पे फ्लो कर गया, दूर तक के फ्लो कर गया, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ट्रैवल कर गया वॉल्केनो जो मैग्मा था, तो इस वजह से उसका शेप अलग होगा। तो ये फॉर श्योर स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द बसाल्टिक मैग्मा इज़ हाई इन आयरन एंड मैग्नीशियम। बसाल्टिक मैग्मा जो होता है वो आयरन और मैग्नीशियम में हाई होता है। तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो ये सही भी है, ठीक है, ये याद कर लेना आप। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज लावा दैट इज एक्सट्रूडेड ऑन टू द सर्फेस ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन इज कॉल्ड मैग्मा। ये कह रहा है कि जो वॉल्केनिक इरप्शन में जो सरफेस पे लावा आ जाता है उसको मैग्मा बोलते हैं। ये कह रहा है कि जो सरफेस पे लावा वॉल्केनिक इरप्शन में, सरफेस ये मान लीजिए ये अर्थ हो गई और ये सरफेस हो गया अर्थ का, ये इंटीरियर हो गया, ऊपर का हो गया। तो ये कह रहा है कि जब सरफेस पे आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ये क्रस्ट हो गया अर्थ का, फिर ये एस्थनोस्फीयर हो गया, यहाँ पे मैग्मा चैम्बर्स होते हैं जिसमें हॉट मोल्टन मैग्मा फ्लोट करता रहता है, मतलब मूव करता रहता है। फिर इसको जब स्पेस मिलता है तो ये इरप्ट कर जाता है। तो जब ये सरफेस पे आ जाता है तब इसको लावा बोलते हैं। सतह के नीचे जो होता है तो इसको मैग्मा बोलते हैं। ऐसा करके एक गाना भी है, रफ्तार का रैप है, उसमें वो कहते हैं कि सतह के ऊपर है लावा, सतह के नीचे है मैग्मा। तो मतलब वो मतलब रेफरेंस ही है काइंड ऑफ, कि सतह के ऊपर उसको लावा बोलते हैं और सतह के नीचे मैग्मा बोलते हैं। वो तो उन्होंने लाइन को राइम करने के लिए बनाया था। बाकी इससे याद भी रख सकते हैं आप कि ये गलत है, सतह के ऊपर उसको लावा बोलते हैं, सतह के नीचे मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा करेक्ट पूछा गया है, तो 1 and 2 इज़ करेक्ट हियर, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पे, सेकंड क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। विद रेफरेंस टू द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है कि एक्सोजेनिक फोर्सेस आर कंसिडर्ड एज द लैंड वेदरिंग फोर्सेज। एक्सोजेनिक एंडोजेनिक मैंने लास्ट लेक्चर में भी क्लियर कराया था, दोबारा बता देता हूँ। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ओरिजिन होती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेज होती हैं वो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक फोर्सेज जैसे क्लाइमेट हो गया या रेन हो गया, ग्रेविटी हो गया, ठीक है, इनके इम्पैक्ट्स की वजह से चेंजेज आते हैं। इसमें वेदरिंग जैसे होती है, इरोजन होता है, ठीक है, रेनफॉल ज़्यादा होगी, तो ये एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्सेज जो होती है लैंड को, लैंड वियर करती हैं, ठीक है, मतलब चेंजेस आते हैं लैंड में। तो क्योंकि लैंड इरोजन, वेदरिंग, ये इसी में एक्सोजेनिक फोर्सेज का पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा हमारा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट होता है जब सॉयल का जो मटेरियल होता है इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में जो सॉयल मटेरियल होता है वो जब मूव करता है तो
उससे जो चेंजेस होते हैं तो उनको डायस्ट्रोफिक मूवमेंट बोलते हैं। तो उन चेंजेस की वजह से कॉन्टिनेंट्स भी बिल्ड होते हैं, माउंटेन्स भी बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो जनरली बिल्डअप के लिए माउंटेन्स को ही मानते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द इंडोजेनिक फोर्सेज ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ। ये तो यही मैंने अभी ऊपर बताया था, इंडोजेनिक फोर्सेज जो होती हैं इनसाइड द अर्थ ओरिजिनेट होती हैं। तो स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लावा विद लो सिलिका कंटेंट इज थिक एंड विस्कस। जो लावा जिसमें लो सिलिका कंटेंट होता है वो थिक होता है और विस्कस होता है। तो जो मैग्मा का कंपोजिशन होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है कि उसका विस्कोसिटी कितनी होगी। अब जैसे सिलिका का कंटेंट अगर हाई है, हाई सिलिका कंटेंट होता है, तो लावा बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, लावा की विस्कोसिटी भी हाई हो जाती है। विस्कोसिटी का मतलब लावा फ्लूइड नहीं होगा, क्योंकि हाई सिलिका कंटेंट की वजह से लेस फ्लूइड हो जाता है लावा, ठीक है। और हाई सिलिका कंटेंट की वजह से ही एसिडिक हो जाती है, जो लावा होता है उसका नेचर एसिडिक हो जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि लावा विद लो सिलिका कंटेंट इज थिक। तो थिक नहीं होगा ना, जो हाई सिलिका कंटेंट होगा वो थिक होगा, तभी तो लेस फ्लूइड होगा ना। थिकनेस ज़्यादा होगी तो फ्लूइडिक लेस होगा, विस्कोसिटी भी लेस होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एज द मैग्मा कूल्स इट्स विस्कोसिटी डिक्रीजेज। अब ये कह रहा है कि जब मैग्मा कूल होता है तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। जैसे आपने चोको लावा खाया होगा, उसमें साइड साइड में ब्रेड की लेयरिंग रहती है एंड बीच में चॉकलेट फिल्ड रहता है उसमें, ठीक है। तो अगर आपने कभी गरम गरम ऑर्डर किया हो तो जब गरम गरम आता है तो उसमें अगर आप स्पून डालेंगे तो वो हॉट होने की वजह से जो उसकी चॉकलेट फिल्ड होती है अंदर वो मेल्टेड फॉर्म में होती है, तो फ्लो करने लगती है, बहने लगती है, क्योंकि गर्म होती है ना वो चॉकलेट। तो जब गर्म होती है तो बहने लगती है, तो मतलब फ्लूइड होती है, वो हॉट होने पे फ्लूइड होती है, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी जो होती है कम होती है। विस्कोसिटी कम होगी ना, क्योंकि फ्लो कर रहा है, फ्लो करना मतलब विस्कोसिटी कम, ठीक है। एंड अगर यही ठंडा हो जाए, थोड़ी देर में अगर आप उसको खाएं तो ठंडा हो जाएगी, तो अंदर की चॉकलेट जब फ्रीज हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो उसमें अगर स्पून भी डालेंगे आप तो फ्लो नहीं करेगी, बहेगी नहीं फिर वो, ठीक है। चॉकलेट मेल्ट नहीं है तो फ्लो नहीं कर रही वो, ठीक है। तो मतलब विस्कोसिटी जो होगी उसकी बढ़ जाएगी, ठंडा होने पे विस्कोसिटी बढ़ गई, इस वजह से वो फ्लो नहीं कर रहा है, लेस फ्लूइड हो गया। तो मैग्मा जब कूल होगा, सिमिलरली इस मैग्मा भी जब कूल होता है तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, नॉट कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अब ये कह रहा है कि द वायलेंट इरप्शंस ऑफ द वोल्केनो, और थर्ड स्टेटमेंट है द वायलेंट इरप्शन ऑफ द वोल्केनोज आर ड्यू टू द हाई विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा। अगर मैग्मा की विस्कोसिटी हाई है तो जो इरप्शंस होते हैं वो वायलेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जब मैग्मा में गैसेस और हाई विस्कोसिटी मैग्मा होता है तो उसका इरप्शंस काफ़ी मतलब ज़्यादा वायलेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसे मेन कॉन्सेप्ट विस्कोसिटी का ही था, अगर ये आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे। विस्कोसिटी बस इतना याद रखिए, विस्कोसिटी मीन्स रेजिस्टेंस इन फ्लो, ठीक है, फिर आप सब समझ जाएंगे। तो इसमें थर्ड ओनली इज द करेक्ट है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द वेदरिंग प्रोसेसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेदरिंग प्रोसेसेस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। पहला कह रहा है कि वेदरिंग इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इरोडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि वेदरिंग जो होता है ये इन सिटू फिनोमिना होता है, ठीक है। मतलब इन सिटू मतलब ऑन साइट, ये जहाँ पे वेदरिंग होती है वहीं पे ही उसका मटेरियल जो होता है वहीं पे रह जाता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं इरोडेड पार्टिकल्स, उनका ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पे आता है टेम्परेचर चेंजेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। टेम्परेचर चेंजेस जो होते हैं वो रॉक्स की वेदरिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक्सफोलिएशन एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, एक्सफोलिएशन इसको बोलते हैं, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से रॉक कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर एक्सपैंड करती है। मतलब जब ठंडी हो जाएगी तो रॉक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, गर्मी होगी तो एक्सपैंड करेगी टेम्परेचर की वजह से।
तो इसकी वजह से उसकी वेदरिंग हो जाती है, टूट जाती है रॉक। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट होता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज़ ओनली फिजिकल इन नेचर। अब ये कह रहा है कि जो वेदरिंग प्रोसेस है खाली फिजिकल होता है इन नेचर। फिजिकल में जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में आपको कि थॉइंग एक प्रोसेस होता है। जब थॉइंग प्रोसेस में जब वाटर जो होता है फ्रीज होता है, फिर दोबारा अपनी लिक्विड स्टेट को अचीव कर लेता है, तो उसमें जो उसका मिनरल कंपोजिशन कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इस वजह से वो फिजिकल नेचर है उसका, ठीक है, चेंजेस हैं उसमें। लेकिन जब आप वही हाइड्रेशन पढ़ेंगे, हाइड्रेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हाइड्रेशन में जो पानी होता है वो केमिकल बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करके, जो मिनरल्स होते हैं उनके केमिकल बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करके उनकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देता है, तो वो उसको केमिकल वेदरिंग में कंसिडर करते हैं। तो वेदरिंग जो होती है फिजिकल एंड केमिकल दोनों टाइप की हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये बी ओनली इज करेक्ट आंसर है, ठीक है, 2 ओनली मतलब। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। इसमें वेदरिंग प्रोसेसेस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में दिया गया है। अब ये अभी मैंने शायद ऊपर बताया था कि थॉइंग जो होता है ये फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑक्सीडेशन जो है केव के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीडेशन में स्कूल्स वगैरह में पढ़ा था कि जब आयरन के साथ ऑक्सीजन या वाटर रिएक्ट करता है तो रस्ट क्रिएट होती है, ठीक है, मतलब जंग लग जाती है उसमें। तो ये जंग रस्ट वाला ये कार्बोनेशन के साथ लिखा हुआ है, तो मतलब ये गलत है, ये इंटरचेंज होगा ये, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो दिस नन ऑफ द अबव इज करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विद रेफरेंस टू द वेदरिंग एंड इरोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मास वेस्टिंग इज एन इंडोजेनिक प्रोसेस। फिर मैंने अभी ऊपर इंडोजेनिक सूची बता रखा है। मास वेस्टिंग का मतलब होता है मास मूवमेंट। जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके रॉक के सॉइल जो होती हैं डाउन द स्लोप मूव करने लगती हैं, तो उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। तो ये सरफेस पे हो रहा है ना, तो ये इंडोजेनिक कैसे होगा, गलत हो गया हमारा। ग्रेविटी इज एन एजेंट ऑफ इरोजन। अब ये ग्रेविटी को एजेंट ऑफ इरोजन बता रहा था, अभी ये मास मूवमेंट में ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में तो हो रहा है, ठीक है। तो इरोजन ही तो है काइंड ऑफ वो, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कि ह्यूमन्स आर एजेंट ऑफ वेदरिंग। ह्यूमन्स को एजेंट ऑफ वेदरिंग बताया जा रहा है। तो ह्यूमन्स कैसे एजेंट ऑफ वेदरिंग है, जब ह्यूमन्स मूव करते हैं तो बहुत सारे घास फूस या पौधे होते हैं जो वो दब जाते हैं, क्योंकि अगर वो बड़े होंगे तो वो जो लैंड होगी या सॉइल होगी उसको ज़्यादा टाइट से होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से वेदरिंग जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, इरोजन टफ हो जाता है, ठीक है। बट इन केस जब ज़्यादा मूवमेंट होता है ह्यूमन्स का तो वो मतलब जल्दी टूटने लगता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन्स एजेंट होते हैं, ये बायोलॉजिकल एजेंट बोले जाते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। तो 2 और 3 आर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैन हेल्प्स इन इनरिचमेंट ऑफ सर्टेन ओर्स। रॉक्स की वेदरिंग जो होती है कुछ ओर्स को इनरिच कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई रॉक थी, तो इसमें बहुत सारे मतलब ओर्स थे, मिनरल्स थे, बट जब इसकी वेदरिंग हुई तो मान लीजिए इस पोर्शन में कुछ ज़्यादा कंसंट्रेशन था ओर्स का, ठीक है, और यहाँ पे कम था, यहाँ पे कुछ और टाइप के ओर्स थे। तो जब इसकी वेदरिंग हुई और ये इतना पार्ट हट गया उसका, तो कंपैरेटिवली अब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। तो ये इनरिचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट केमिकल वेदरिंग कॉजेज फिजिकल डैमेज टू रॉक। कह रहा है कि केमिकल वेदरिंग जो होती है वो फिजिकल डैमेज करती है रॉक को। वैसे तो पता ही होगा आपको कि फिजिकल डैमेज जो होता है फिजिकल वेदरिंग की वजह से होता है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ कि केमिकल वेदरिंग जो होती है, केमिकल वेदरिंग में जो रॉक्स होती हैं उनका कंपोजिशन में चेंजेस आता है, ठीक है, कंपोजिशन चेंज होता है, जिसकी वजह से रॉक जो होती हैं वल्नरेबल हो जाती हैं टू फिजिकल वेदरिंग। मतलब ये एज सच कॉज नहीं करती हैं, बट अगर केमिकल वेदरिंग हो गई है तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है फिजिकल वेदरिंग के लिए। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो 2 ओनली इज इनकरेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सॉलिफ्लुक्शन, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, तो इसको आप पिछले से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को
फिर क्वेश्चन नंबर 9, टाइप्स ऑफ मैग्मा एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम वही क्वेश्चन कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वरना फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप करते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं फिर भी कर सकते हैं आप। फिर अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट द कास्ट टोपोग्राफी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग। अब ये कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है? कास्ट टोपोग्राफी में लाइमस्टोन्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, लाइमस्टोन्स से बने होती है कास्ट टोपोग्राफी। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि एमपी का जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर कास्ट टोपोग्राफी मिलती है, क्योंकि वहाँ लाइमस्टोन्स भी वहाँ से बनाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये लाइमस्टोन है, तो इस वजह से केमिकल वेदरिंग की वजह से ही प्रोडक्शन होगा इसका, ठीक है। तो ये पहला सही हो जाएगा हमारा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द एक्शन ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेज इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द अर्थ। ये लास्ट लेक्चर में भी स्टेटमेंट थी कि एंडोजेनिक फोर्सेज के एक्शंस यूनिफॉर्म होते हैं। तो यूनिफॉर्म कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर कहीं पे अर्थ जो है उसका क्रस्ट थिन है तो इरप्शंस जो होंगे वो वायलेंट होंगे, थिक है तो लेस वायलेंट होंगे। तो एंडोजेनिक फोर्सेज यूनिफॉर्म कहाँ रह गया? तो ये गलत हो जाएगा हमारा। थर्ड स्टेटमेंट इज केमिकल वेदरिंग इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉइल। कह रहे हैं कि जो केमिकल वेदरिंग होती है वो सॉइल के प्रोडक्शन की पहली स्टेज होती है। अब केमिकल वेदरिंग तो मैंने बता रखा है आपको, कंपोजिशन में चेंजेस वगैरह, उसी की वजह से जो होता है फिर फिजिकल वेदरिंग पॉसिबल हो पाती है। तो ये पहला स्टेज इन जनरली होता है सॉइल फॉर्मेशन के, जैसे कि कुछ बहुत एक्टिविटीज, हाइड्रेशन हुआ, कार्बोनेशन हुआ, ठीक है, इनकी वजह से कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से बाद में वो वल्नरेबल हुई वहाँ की सॉइल या रॉक जो है, फिर वो मतलब फिजिकल वेदरिंग के लिए वहाँ पे हुआ, या फिर इरोजन हुआ जिससे सॉइल फॉर्मेशन हुआ डिपोजिशन के बाद, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा हमारा। 1 and 3 सी इज़ द करेक्ट आंसर यार। अब ये क्वेश्चन नंबर 11, शीट इरोजन मतलब टाइप्स ऑफ इरोजन है, ये यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है 2-3 बार सवाल, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। पहला कह रहा है कि शीट इरोजन थ्रू वेरियस नैरो एंड जिगजैग चैनल्स। शीट इरोजन में क्या होता है कि जब रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर टॉप सॉइल जो होती है उसको शीट के फॉर्म में इरोड कर दे, मतलब ये शीट्स के फॉर्म में इरोड कर दे टॉप सॉइल को, ठीक है, तो उसको शीट इरोजन बोलते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड, रिल इरोजन इसमें कह रहा है कि अ कंप्लीट लेयर इज कैरिड अलॉन्ग विद द वाटर इन अ लार्जर एरिया। ये तो शीट इरोजन का डिस्क्रिप्शन है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि गली इरोजन डीप चैनल्स आर एसोसिएटेड फीचर। गली इरोजन में बहुत सारे डीप चैनल्स क्रिएट होते हैं जब रिवर्स या ग्लेशियर्स के थ्रू जब इरोजन होता है, तो बहुत सारे डीप चैनल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो वो गली इरोजन का एसोसिएशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसमें 2 ओनली इज करेक्ट आंसर यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द वेदरिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉल्ट वेजिंग ऑकर्स व्हेन सॉल्ट क्रिस्टलाइज आउट ऑफ द सोल्यूशन एज वाटर कंडेंस। ये कह रहा है कि सॉल्ट वेजिंग तब होती है जब सॉल्ट क्रिस्टलाइज होता है सोल्यूशन में वाटर के कंडेंसेशन की वजह से। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये सॉल्यूशन कंसिडर कर लीजिए, इसमें वाटर है एंड सॉल्ट भी है, ठीक है। तो वाटर जब इवेपोरेट करेगा तब ये सॉइल्स के क्रिस्टल्स यहाँ पे ज़्यादा एविडेंट होंगे ना। वाटर जब इवेपोरेट करेगा ना कि कंडेंस करेगा, इवेपोरेशन होगा तो सिर्फ सॉल्ट यहाँ पे छूट जाएगा, सॉल्ट क्रिस्टल्स। ऐसे ही तो मतलब सी कोस्ट पे नमक बनाया जाता है ना, कि पानी आया उसको इकट्ठा हो गया वहाँ पे एक जगह पे, फिर इवेपोरेशन की वजह से पानी उड़ गया तो सॉल्ट के क्रिस्टल्स बच गए। तो ये हमारा कंडेंसेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन होगा, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट इज हाइड्रेशन इज एन इनरिवर्सिबल केमिकल वेदरिंग। लास्ट लेक्चर में ये स्टेटमेंट था कि हाइड्रेशन इरिवर्सिबल है, बट हाइड्रेशन जो है रिवर्सिबल है। इसमें केमिकल बॉन्ड जो होते हैं उसमें चेंजेस आता है उनके कंपोजिशन में, बट इट इज़ रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट रिवर्सिबल है, तो हाँ ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट अगर पूछा गया है, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इपेरोजेनी इज अ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस वेयर इज ओरोजेनी इज अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ओरोजेनी जो होती है उसको आप ओरोग्राफिक रेंज से याद रख सकते हैं कि ओरोग्राफिक रेंज जो होती है वो माउंटेन्स में होती है, तो वो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है ओरोजेनी, ठीक है। और ये पेरोजेनी जो है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। सेकेंड इज की डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स आर ग्रेजुअल एंड वेरी स्लो इन नेचर। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट जो होते हैं, सॉयल का जो मटेरियल होता है वो क्रस्ट के साथ मूव करता है जब, तो बहुत सारे फॉल्टिंग होती है वहाँ पे, बहुत सारा जैसे
एक्टिविटीज़ हैपन होती हैं, जो फॉल्टिंग फ्रैक्चरिंग वगैरह हो जाता है वहाँ पे, तो ये बहुत स्लो मतलब प्रोसेस ही बहुत स्लो होता है, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं ना। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि द एंडोजेनिक फोर्सेज आर यूजुअली ड्रिवन बाय ग्रेविटी एंड द और एटमॉस्फेयर फोर्सेज। अभी ऊपर मैंने बताया था कि एक्सोजेनिक फोर्सेज होती हैं वो एटमॉस्फेरिक फोर्सेस से के थ्रू ड्रिवन होती हैं, नॉट एंडोजेनिक। ये तो प्लेट्स के मूवमेंट पे या कन्वेक्शनल करंट जो अंदर चल रही है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, उसकी वजह से एंडोजेनिक फोर्सेज मतलब ड्रिवन होती हैं। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो 1 and 3 इनकरेक्ट हेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द सॉइल फॉर्मेशन एंड वेदरिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट इज कि टोपोग्राफी इज एन एसेंशियल एक्टिव फैक्टर। एक्टिव पे तो फोकस करना है कि एक्टिव फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन। एक्टिव फैक्टर का मतलब ये हुआ कि उसका कुछ इमीडिएट ऑब्जर्वेबल इम्पैक्ट दिखेगा टोपोग्राफी का। ठीक है, तो जब सॉइल फॉर्मेशन होता है तो कुछ मतलब टोपोग्राफी का ऐसा इमीडिएट कुछ रिजल्ट नहीं दिखता है, वो लॉन्ग टर्म में टोपोग्राफी इम्पैक्ट करती है। तो इसीलिए सॉइल फॉर्मेशन में एक फैक्टर है टोपोग्राफी, बट इमीडिएट फैक्टर नहीं है, एक्टिव फैक्टर नहीं है। तो इस वजह से टोपोग्राफी हो गया, जैसे पेरेंट रॉक सॉइल हो गया, हमारा रॉक मटेरियल हो गया, तो ये सब जो है ये एक्टिव नहीं पैसिव फैक्टर है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये पैसिव फैक्टर है। ठीक है, एंड देन आगे मूव ऑन करते हैं। प्लांट प्ले एन एक्टिव रोल इन द सॉइल फॉर्मेशन थ्रू केमिकल वेदरिंग। हाँ, अब जैसे ये आगे प्लांट्स जो होते हैं, जब ये डेड होते हैं, प्लांट्स डेड होते हैं, तो इनका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो हेल्प करता है वहाँ का ऑर्गेनिक कंटेंट इम्प्रूव करने में सॉइल्स का, जिससे उसकी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट होती है। ठीक है, तो ये केमिकल वेदरिंग ही होता है, एंड ये इसका इमीडिएट आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा। ठीक है, और इसीलिए ये एक्टिव फैक्टर है। पैसिव में बहुत लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट आपको विजिबल होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। थर्ड स्टेटमेंट इज कि इरोजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इरोजन जो होता है वो सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन में तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले ही करेगा, क्योंकि इरोड हो के जब रॉक्स इरोड होती हैं फिर वो कहीं डिपॉजिट होती हैं, तो अगर ज़्यादा डिपोजिशन हुआ, ज़्यादा इरोजन होगा तो ज़्यादा डिपोजिशन होगा, कहीं पे कम भी होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्पैक्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 2 and 3 बी इज़ द करेक्ट हेयर। 15 पे है एजेंट ऑफ इरोजन दिए हुए हैं और उसका जो लैंडफॉर्म उनसे बनते हैं वो दिया हुआ है। तो बाकी अगर आपको ना भी पता हो तो ये एलुवियल डेल्टा आपको पता होगा कि ये रिवर के थ्रू बनते हैं। जैसे ये बंगाल का डेल्टा हो गया, ये रिवर्स जब इरोजन करती हैं फिर डिपोजिशन की वजह से, और ये गंगेटिक प्लेन हो गया, ये एलुवियल फ्लड प्लेन इनको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एलुवियम डिपॉजिट है, तो ये रिवर्स के थ्रू बनता है। ग्लेशियर्स जो होते हैं ये यू शेप्ड वैली बनाते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, तो ये इंटरचेंज है, ये गलत हो जाएंगे दोनों। विंड, हाँ ये याद रख लीजिएगा कि विंड जो यारदंग है लैंडफॉर्म, ये विंड से रिलेटेड है। यारदंग जो है विंड से रिलेटेड है, ये याद रखना है। दूसरा एक दो मैं और बता देता हूँ, बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं है लैंडफॉर्म याद करना। सिर्क जो हो गया ये हमारा ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, सिर्क हो गया ग्लेशियल है, और ये एक हॉर्न भी होता है, ये भी ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो यही 3 आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे बढ़ते हैं। डैश ट्रॉफिज्म एंड वॉल्केनिज्म आर द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये तो बहुत बार हो गया कि इंडोजेनिक है, इंडोजेनिक एक्सोजेनिक का डिफरेंसेस भी बहुत बार हो गया, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द डैश ट्रॉफिज्म रिफर्स टू डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू डिफार्मिंग मूवमेंट सच एज फोल्डिंग, फॉल्टिंग, रैपिंग एंड फ्रैक्चरिंग। ये अभी मैंने बताया था कि डिफॉर्मेशन होता है डैश ट्रॉफिज्म फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, इसकी वजह से बी इज द करेक्ट हेयर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रोल द सॉइल फॉर्मेशन। इसमें कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रोल करते हैं। तो पेरेंट मटेरियल तो सबसे बेसिक है कि पेरेंट मटेरियल कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कैसी वेदरिंग होगी उसकी, कितनी कम टाइम में कितनी ज़्यादा टाइम में। ठीक है, टोपोग्राफी एंड पैसिव फैक्टर मैंने ऊपर बताया था आपको, मतलब फैक्टर तो ही है बट पैसिव है। सेकंड क्लाइमेट भी मैटर करता है कि अगर ज़्यादा हैवी रेनफॉल है तो जो वाटर की वजह से इरोजन होगा या वेदरिंग होगी वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा मतलब डोमिनेंट होगी। इस वजह से सेम ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे ऑर्गेनिक मैटर्स का डिके या जानवर वगैरह जो होते हैं तो उनसे ये भी इम्पैक्ट करते हैं। फिफ्थ इज टाइम जो होता है, जितना ज़्यादा टाइम अगर कोई सॉइल प्रिपेयर होने में लेगी उतनी ज़्यादा इसकी फर्टिलिटी होगी बेटर।
ठीक है, उतना ज़्यादा उसने कॉम्पैक्शन और सीमेंट कॉम्पैक्शन उसने झेला होगा, तो जो पोरोसिटी भी उस पर डिपेंड करती है कितनी पोरस होगी, ठीक है। तो ये टाइम भी सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, जानना भी ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। Which of the following statement is correct about the landform? The stalagmite and the stalactites eventually fuse to give rise to the columns and pillars of different diameter. अब ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जो है, इसको याद रखना कि ये कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है, कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि किससे रिलेटेड है तो कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है, लाइमस्टोन वगैरह से इनका फॉर्मेशन होता है। एंड जब ये फ्यूज़ होते हैं आपस में तो ये पिलर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा हमारा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द सर्क्स आर द मोस्ट कॉमन ऑफ लैंडफॉर्म इन द ग्लेशिएटेड माउंटेन्स। अब ये अभी ऊपर में बताया था कि सर्क जो होते हैं ग्लेशियल माउंटेन्स में मिलते हैं आपको, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, बोल रहा है कि सीरेटेड रिजेज फॉर्म्स थ्रू हेडवर्ड इरोजन ऑफ द सिर्क वॉल। अभी कह रहा है कि सिर्क वॉल के हेडवर्ड इरोजन की वजह से सीरेटेड रिजेज बनती हैं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हॉर्न्स बनते हैं, ठीक है, हेडवर्ड इरोजन ऑफ सिर्क वॉल की वजह से, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। फिर कह रहा है इरोजनल फॉर्म्स डोमिनेट इन द वेस्ट कोस्ट एंड द डिपोजिशनल फॉर्म्स डोमिनेट इन द ईस्ट कोस्ट। तो अब जैसे ये वेस्ट कोस्ट हमारा हो गया, तो आपको पता होगा कि वेस्ट कोस्ट थोड़ा सा एलिवेटेड है एंड ईस्ट कोस्ट जो है स्लोप पे है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा स्लोप पे है। तो जो यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन भी होता है, तो इस वजह से रिवर्स जो होती हैं इरोजन करते हुए बहुत सारा मटेरियल ले जाके ईस्ट कोस्ट पे डिपॉजिट कर देती हैं। तो इसी वजह से आपने पढ़ा होगा कि सबमर्जेंट और इमर्जेंट कोस्ट के बारे में, कहीं पे सबमर्ज कर रहे हैं जैसे वेस्टर्न साइड्स पे, एंड ईस्टर्न साइड पे कोस्ट जो होते हैं इमर्ज कर रहे हैं, कोस्ट बढ़ते जा रहे हैं साइज़ में क्योंकि डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा कि ईस्टर्न कोस्ट पे डिपोजिशन डोमिनेंट है और वेस्टर्न कोस्ट पे इरोजन डोमिनेंट है। तो दिस वन इज करेक्ट। इनकरेक्ट अगर पूछा गया था तो 1 ओनली इज इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला स्टेटमेंट है कि ऑल द एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर कवर्ड अंडर द जनरल टर्म डिन्यूडेशन। ये कह रहे हैं कि एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो डिन्यूडेशन एज अ जनरल टर्म में कवर्ड रहते हैं। तो डिन्यूडेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डिन्यूडेशन जो होता है उसमें वेदरिंग और इरोजन को अगर कंबाइन कर दें तो उसको डिन्यूडेशन बोलते हैं। तो वेदरिंग और इरोजन जो है ये एक्सोजेनिक प्रोसेसेस है, नॉट इंडोजेनिक, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। सेकेंड स्टेटमेंट इज कि एक्सफोलिएशन कैन ऑकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय द टेम्परेचर चेंजेस। अभी मैंने ऊपर बताया था कि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, उसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा हमारा। इनकरेक्ट पूछा था तो ए ओनली इज इनकरेक्ट हेयर। अभी ड्रमलिन्स वाला है लैंड फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि शील्ड वोल्केनो जो होते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय आउटब्रेक्स ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा देन बसाल्ट। अब ये कह रहा है कि शील्ड वोल्केनो जो होते हैं, शील्ड वोल्केनो जो होते हैं हमारे, ये मतलब ज़्यादा विस्कस होते हैं और कूल होते हैं। तो शील्ड वोल्केनो में मैंने बताया था कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक के जब लावा या अर्थ के अंदर से लावा इरप्ट हुआ, ठीक है, तो ये जब मैग्मा इरप्ट हो तो ये लावा जब लॉन्ग डिस्टेंस तक के ट्रैवल करता है तो उसी शील्ड वोल्केनोज का फॉर्मेशन होता है। सील टाइप ऑफ जो बनती है तो उसको शील्ड वोल्केनो बोलते हैं। तो ये जब लंबी दूरी तय कर ले रहा है लावा, तो ये ठंडा नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ठंडा होगा तो विस्कोसिटी हाई होगी, और विस्कोसिटी हाई होगी तो फ्लूइड नहीं होगा ये, तो ये गर्म होगा और विस्कोसिटी इसकी कम होनी चाहिए, तभी तो ये फ्लो को रजिस्ट नहीं करेगा, फ्लूइड होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि व्हेन कॉल्डेराज इरप्ट्स दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ रादर देन कंस्ट्रक्ट एनी स्ट्रक्चर। कॉल्डेराज मैंने सबसे पहले लेक्चर में शायद बताया था कि बहुत वायलेंट इरप्शन होता है, इतना वायलेंट होता है कि ये अपनी जगह पे ही कोलैप्स हो जाते हैं बहुत वायलेंट इरप्शन की वजह से, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे कोलैप्स हो जाते हैं रादर की कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करें, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस वॉल्केनो डिस्चार्ज हाई फ्लूइड लावा
देन दैट फ्लोज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये ऊपर ही मैंने बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस फ्लो करने के लिए हाईली फ्लूइड लावा होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस में यही मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उनका कि बहुत लंबी दूरी तय कर लेता है लावा और फ्लूइड होता है ज़्यादा इस वजह से, ठीक है। तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा हमारा। तो 2 and 3 आर करेक्ट है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अब ये डेबरी एवलांचे और मड फ्लो से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर इसमें आपको पढ़ना ही है तो आप मास मूवमेंट जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था उसको कवर कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म होता है। आज इतना ही रखते हैं क्योंकि बैटरी भी डेड होने वाली मेरी। नेक्स्ट लेक्चर में 2 चैप्टर ट्राई करेंगे कवर करने का, ठीक है। थैंक यू।